द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। देखिए इलेक्ट्रोड्स हमने देख लिए थे, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देख ली थी। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जो है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखता है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या दे रखा है, कनेक्ट हाफ सेल। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, देखिए अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था तो वहाँ पर एक इस टाइप का नोटेशन आया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सिंबॉलिकली बता दे कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये आपके सॉल्ट ब्रिज को बताता है। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है कि एक इन्वर्टेड यू शेप के फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर इसके बीच में जो है वो अगार अगार और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि इनर्ट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये सॉल्ट ब्रिज है, ये जो है ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है, जो दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक यू ट्यूब की शेप की स्ट्रक्चर होती है, अब उल्टी यू ट्यूब या इन्वर्टेड यू ट्यूब कह सकते हैं, जो कि इसको क्या करे, कनेक्ट करे। और इसके अंदर क्या होता है, अगार अगार और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो थी बात सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर अगार अगार और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। अब देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है वो अभी हम आगे देखेंगे। ये क्या करता है, सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोलाइट या ये इलेक्ट्रोड अलग और ये इलेक्ट्रोड अलग, दोनों सेपरेट होते हैं, सेल ही कंप्लीट नहीं होता, वो इसके फंक्शंस में आ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो अलग अलग जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है उनको जोड़ने का काम करता है और इन्वर्टेड या इन्वर्ट यू ट्यूब के फॉर्म में होता है जिसके अंदर अगार अगार और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, कनेक्ट हाफ सेल कंप्लीट द सर्किट। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है सॉल्ट ब्रिज ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोलाइट या ये इलेक्ट्रोड सेपरेट हो जाता और ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाता, सेपरेट। तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ पर जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ से एकदम से कोई निकाल दे तो क्या होगा, करंट जो है धीरे धीरे कम होगा या एकदम से कम होगा। तो इसका आंसर ये कि अगर कोई सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दे तो करंट जो है एकदम से जीरो हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, जैसे आपने सॉल्ट ब्रिज निकाला सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। सर्किट ओपन का मतलब सर्किट अब कंप्लीट नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है। तो अगर सर्किट पूरा ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये सेल को जोड़ने का काम करता है, हाफ सेल जो है उनको जोड़ने का काम करता है और सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो कनेक्ट हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है और कंप्लीट द सर्किट, जो सर्किट है उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, इसको अगर हम देखें एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो आपके डीनियल सेल की रिएक्शन है, डीनियल सेल की रिएक्शन हमने क्या देखी थी, ओवरऑल कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक है सॉरी ये जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जिंक प्लस कॉपर 2+, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा किस में कंप्लीट, जिंक 2+ में और ये हो जाएगा कॉपर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रोड है जिंक का और एक इलेक्ट्रोड है कॉपर का। ठीक है, जिंक और जिंक आयन है और कॉपर आयन है। इस फॉर्म में लिख देता हूँ एक बार इसको, जिंक और जिंक आयन है और कॉपर आयन है, केवल समझने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जिंक और जिंक आयन इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जो जिंक मेटल है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में। तो यहाँ पर जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो क्योंकि दोनों पे बराबर साइन है, बराबर साइन का मतलब जिंक भी 2+ है और सल्फेट भी 2- है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट कैसे आयनाइज होता है, जिंक 2+ प्लस SO4 2-। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी और हमने जिंक सल्फेट लिया था तो जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, मतलब जितना प्लस चार्ज था इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का उतना ही माइनस चार्ज था।
लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, जिंक जो है, जो जिंक रॉड है, जो डिप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और जिंक आयन बना रहा है। उससे क्या होगा, जिंक आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, पहले तो क्या न्यूट्रल था, न्यूट्रल का अंदर जितना प्लस उतना माइनस था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा। वहीं पर कॉपर में क्या हो रहा है कि कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बना रहा है, या जो रॉड है उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन थे, Cu2 प्लस सल्फेट आयन थे, स्टार्टिंग में क्या था, दोनों बराबर हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है कॉपर आयन की जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक के केस में क्या है, जिंक आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसमें क्या बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव कम हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है, दो अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो वहाँ पर ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी क्या है, सॉल्ट ब्रिज काम आता है। अब कैसे काम आता है, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जितने जिंक जो हैं वो आयन बनाएंगे उतने ही कॉपर आयन किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में। तो इसको हम बाद में नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। मेन बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है सॉल्यूशन में और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ये हमने समझने के लिए ऐसे मान लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन को इसमें पास कर देगा। क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देता। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो अंदर से क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को पास करेगा। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है उसका अपोजिट चार्ज का जो आयन है वो सॉल्ट ब्रिज में से उससे को क्या करने के लग जाता है, पास करने लग जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज को ये सप्लाई करने लग जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करने लग जाएगा। सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर डीनियल सेल के एग्जाम्पल से समझा दिया। बात समझ आ रही है। अब आगे दे रखा है मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग टर्म इसलिए लिए कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है सॉल्ट ब्रिज पर वो इसी पॉइंट पे बनता है। अब वहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मैं एक ही टर्म लिखता और क्वेश्चन दूसरी टर्म से पूछ लेता तो आप सोचते कि ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने, तो इसलिए मैंने लगभग सारी टर्म लिख दी। देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मोबिलिटी ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ट्रांसपोर्ट नंबर ये मैंने आपको बता रखा है, कंडक्टेंस, यहाँ चाहो तो आप करंट भी मेंशन कर सकते हो। तो मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो देखिए मोबिलिटी जो है कैटायन और एनायन को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर हम, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन और एनायन का कंपेयर कर रहे हैं, कंडक्टेंस कैटायन और एनायन के हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये आगे, ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नियरली इक्वल। अब देखिए बिल्कुल 100% इक्वल तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो कैटायन और एनायन है उसकी मोबिलिटी, कंडक्टेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर नियरली या लगभग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर आप सॉल्ट ब्रिज में आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अगार अगार ले रहे हो और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप सॉल्ट ब्रिज में लेते हो उसकी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि कैटायन और एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है या जो मोबिलिटी है या जो कंडक्टेंस है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सॉल्ट ब्रिज में वो इसी पॉइंट पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ETC। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्ट ब्रिज में आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस जो है वो लगभग बराबर होती है, या जो ट्रांसपोर्ट नंबर है लगभग बराबर होता है, या जो मोबिलिटी है लगभग बराबर होती है। वहीं पर आप कह सकते हो पोटेशियम और नाइट्रेट की जो ट्रांसपोर्ट नंबर है या मोबिलिटी या कंडक्टेंस लगभग बराबर होती है। यहाँ पर आप कह सकते हो अमोनियम और नाइट्रेट आयन की कंडक्टेंस, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज में आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं, तो कौन सा काम में लेते हैं, ये एग्जाम्पल आ गया। फिर वो पूछता है कि ये दो चीज़ पूछेगा, तो कौन सा काम में लेते हैं, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सॉल्ट ब्रिज में हमने पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया, क्यों। तो सबसे मेन रीज़न है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप काम में ले रहे हो उसकी कंडीशन क्या है कि ये लगभग बराबर होने चाहिए। अब आप सोचोगे कि बराबर क्यों होने चाहिए, तो उसका रीज़न ये है कि अगर देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, जितना जिंक जो है जिंक आयन बनाएगा उतना कॉपर जो है वो कॉपर आयन जो है कॉपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एक सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहा है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहा है। तो आपकी कोशिश क्या है कि बराबर स्पीड से जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फ्लो करे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो करना चाहिए, दोनों सेम स्पीड से। दोनों सेम स्पीड से तब करेंगे जब दोनों की कंडक्टेंस या ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो नेगेटिव अच्छे से फ्लो कर रहा है तो ये प्लस माइनस तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव फ्लो ही नहीं कर पा रहा, बहुत कम स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो दोनों चार्ज बैलेंस हो, इसके लिए जो दोनों आयन सप्लाई कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, उनकी मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट नंबर या कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे गए हों, लेकिन जो प्रीवियस एग्जाम हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से सॉल्ट ब्रिज करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे दे रखा है प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो एक साथ होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कॉमन होता या कांटेक्ट में होता, तो वहां पर वो जो लिक्विड क्रॉस करता है तो उससे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन सेपरेट है, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की वजह से जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उससे भी आप बच जाते हो। मतलब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की वजह से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो ये वाला है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन हैं, तो वो आपको फिर सारे पॉइंट ध्यान होने चाहिए। तो क्या ध्यान होना चाहिए कि ये क्या करता है, हाफ सेल को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज निकाल दिया जाए तो करंट एकदम से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आपके सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में अगार अगार होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आप काम में लोगे, ये एग्जांपल दे रखे हैं। और भी हो सकते हैं, आपको कहीं पर भी मेरे नेट पर या किसी बुक में आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल होते हैं। और ये एग्जांपल क्यों है पर्टिकुलर, क्योंकि इस केस में कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट नंबर है, जो कंडक्टेंस है, वो लगभग बराबर होती है। और लास्ट क्या है कि ये प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दो तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। फर्स्ट है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये सब मैंने आपको बता दिया है जब सेपरेट में आपको इलेक्ट्रोड पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम हेडिंग वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस और H+। स्टैंडर्ड लिखा हुआ, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका पोटेंशियल जीरो होता है। और ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल जीरो है, वो क्यों है, क्योंकि हमने स्वेच्छा से आर्बिट्रेरी ले ली या हमने अपने हिसाब से ले लिया है। ठीक है, अज्यूम करा है कि वो जीरो है, क्योंकि बिना अज्यूम करे आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और एक्टिविटी 1 है।
तो एक तो ये हो गया प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरे की अगर हम बात करें सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, साथ में ये जो है ये पीएच मेजरमेंट में काम आता है। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा पीएच मेजरमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो देखिए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, प्राइमरी तो एक ही है शी, उसके बाद बाकी जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो सब सेकेंडरी में आएंगे। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये मैंने आपको बताया था, ये तो गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन वाला तो, और ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है उसको ब्रैकेट में मैंने SCE लिखा हुआ है। अब यहाँ पर SCE लिखा हुआ है कि देखिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन ये है Hg2Cl2S, मतलब ये तो हो गया मेटल और ये हो गया मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये हो गया KCl। तो KCl का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड। उस केस में आप इसको कह सकते हो SCE। तो SCE की फुल फॉर्म क्या है? सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड कब कह सकते हो? जब ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर SCE का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का, क्या दे रखा है? प्लस 0.2415 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी इसके जैसा ही है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। AgCl और Cl-। यहाँ पर आप KCl की जगह Cl- भी लिख सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैलोमेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये पीएच मेजरमेंट में काम नहीं आता। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और ये पीएच मेजरमेंट में काम नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रोड पढ़े जो कि एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में आ सकते हैं। एक तो है प्राइमरी और 2 हैं सेकेंडरी। ठीक है। अभी हमने देखे थे कि कौन से इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में आते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि कौन से इलेक्ट्रोड एज अ पीएच मेजरमेंट में काम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं जो पीएच मेजरमेंट में काम में आते हैं। सबसे पहला दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमने बात करी थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पर जो है सिंपल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होना कंपलसरी नहीं है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ पीएच मेजरमेंट में हम काम में ले सकते हैं। देखिए अभी तक तो आरपीएससी थ्योरेटिकल पूछ रही थी, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछ रही थी, तो वहाँ पर वो केवल इतना पूछती थी कि कौन सा इलेक्ट्रोड पीएच मेजरमेंट में काम आता है और कौन सा नहीं आता है, लेकिन उसका भरोसा नहीं है आरपीएससी का। इस बार वो हो सकता है न्यूमेरिकल भी पूछ ले। तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे नहीं गए इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख दिया है ताकि अगर बाई चांस न्यूमेरिकल पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच से रिलेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -0.0591 pH। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -0.0591 pH। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पीएच से रिलेट कर सकते हो, तो जितना पोटेंशियल आएगा उससे आप पीएच जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो पीएच मेजरमेंट में काम आता है वो है ग्लास इलेक्ट्रोड। देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड में ग्लास काम आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड में ग्लास काम आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस, आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। तो पूछ लेता है कि भाई जो ग्लास इलेक्ट्रोड में ग्लास काम में आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए ये आपको दोनों अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, फिर भी मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है। आगे अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्लेटिनम HCl कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m, और ग्लास आपको बताया दिया प्रॉपर्टी आपको क्या होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मूला जो है वो है Eg का मतलब है ग्लास इलेक्ट्रोड से E0G -0.0591 pH। अब देखिए ये अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और यहाँ पर है -0.0591 pH। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर यही फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूँ तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड का ई इलेक्ट्रोड आ गया, यहाँ पर क्या आना था? E0 इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन के केस में E0 कितना है? 0, तो वो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में
नहीं लिखा है। समझ में आ गई बात। तो ये आपके आ गया Eg इक्वल्स टू E0G माइनस 0.0591 pH। तो दूसरा हो गया ग्लास इलेक्ट्रोड। तीसरे इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है ये भी pH मेजरमेंट में काम आता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है क्या नहीं होता, सिंपल सी बात यह है, ये है क्विनॉन, इसमें अगर आप 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्विनॉन। तो जो यहाँ पर रिएक्शन होती है वो क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो है E0 या E इलेक्ट्रोड प्लस 0.6996 माइनस 0.0591 pH। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग सेम है सब में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड आ गया और माइनस 0.0591 आ गया pH, यहाँ पर इलेक्ट्रोड आ गया और माइनस 0.059 pH आ गया। यहाँ पर स्टैंडर्ड का 0 था तो 0 लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी तो E0G लिख दिया, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो ये कितनी वैल्यू दे रखी है प्लस 0.6996। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड pH मेजरमेंट में काम आता है।